नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पोर्टेंट लेक्चर हमारे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की सीरीज में। दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री की सीरीज है ये कंप्लीट सीरीज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में है, मतलब जो इसमें कंटेंट है दैट इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश। इज दैट फाइन? दोस्तों ये छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की जो सीरीज है इस सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वैदिक एज जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो वैदिक एज से लेके सतवाहना डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है उतने टाइम पीरियड की बात करेंगे। यानी अगर मैं आपको टाइमलाइन पे बताऊं तो जो 1500 बीसी से लेके 230 बीसी या 300 बीसी तक की अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं तब तक कैसे कैसे चेंजेस हुए छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में, कैसे कैसे कोई नई डायनेस्टी आई या फिर क्या चेंजेस हुए, तो उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री यानी जिसमें स्टोन एजेस के बारे में बात की थी, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, मेगालिथिक एज, उन सारी एज में के से जो भी एसोसिएटेड एरियाज हैं छत्तीसगढ़ में उनके बारे में बात की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वैदिक एज से शुरू करेंगे और सतवाहना डायनेस्टी तक कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ की जो हिस्ट्री की सीरीज है इट इज अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज सीरीज। मतलब इसमें हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हिस्ट्री का पोर्शन, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सेंसस, बजट, इन सब के बारे में बात करेंगे इस सीरीज में। इज दैट क्लियर? कंप्लीट सीरीज इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश। ये आपको सीजीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम्स में काफी मदद करेगी। आगे बढ़े उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के जो नोट्स हैं, आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये नोट्स हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। और नोट्स के साथ साथ कुछ और भी अच्छी चीजें जैसे कि छत्तीसगढ़ के जीके के ऊपर क्विज सीरीज, मंथली करंट अफेयर क्विज सीरीज और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर स्पेसिफिकली, उसके अलावा प्रीवियस ईयर के सोल्यूशंस, ठीक है ना, मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं कहां पे? www.streetzero.in पर। आगे बढ़ने से पहले इस स्लाइड के माध्यम से आप मेरे बारे में जान सकते हो। एक छोटा सा ब्रीफ है मेरे बारे में। दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता एंड हियर इट इज अ स्मॉल ब्रीफ, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज गो थ्रू इट वंस। आप में से काफी लोग मुझसे कमेंट के माध्यमों से ये पूछते हैं कि सर ये जो आपने पीडीएफ का इस्तेमाल किया इस लेक्चर में वो कहां पे मिलेगा, कहां अवेलेबल है, या फिर छत्तीसगढ़ के नोट्स कहां अवेलेबल हैं। तो ये सारी बातों का सोल्यूशन यहां पे दिया हुआ है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन स्ट्रेट जीरो वेबसाइट विच इज www.streetzero.in। और अगर आपको एक्सेस करने में कोई डाउट या कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं विच इज 0844702277। Most of the things and most of the resources on websites are free. Some of them are chargeable but affordable. Still on the top of it, आपको फर्दर बेनिफिट उठाने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको और ज्यादा फायदा होगा। Is that clear? तो having said that, let's start today's lecture. हाँ तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज का ये जो लेक्चर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन वैदिक एज से लेके सतवाहना पीरियड तक में की जो हिस्ट्री है छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम बात करेंगे। शुरू करें उससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जो छत्तीसगढ़ की, जब मैंने आपको हिस्ट्री का सबसे पहला लेक्चर बताया था वो बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ को एंशिएंट टाइम्स में एंशिएंट टाइम में इसको दक्षिण कोसाल के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कोसाल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ एरिया का जो मेंशन है वो रामायण और महाभारत में भी है। जो रामायण और महाभारत दो बहुत हिंदुइज्म के दो सबसे बड़े पुराण माने जाते हैं, तो उसमें भी छत्तीसगढ़ एरिया का मेंशन है। अगर हम 6 से 12वीं सेंचुरी तक की बात करें तो काफी डायनेस्टीज आई हैं छत्तीसगढ़ में। स्पेशली कुछ अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो जैसे कालचुरी डायनेस्टी आपने सुनी होगी, राइट। लेकिन कुछ लोकल डायनेस्टी भी थी जैसे सरापुरिया, पांडुवंशी, नागवंशी, सोमवंशी। तो ये सारी जो डायनेस्टीज हैं वो इस एरिया पे आई, उन्होंने कॉन्कर किया। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन है वो चोला डायनेस्टी के द्वारा भी इन्वेड किया गया था। चोला डायनेस्टी सदर्न डायनेस्टी है और इसके दो राजा, एक है राजेंद्र चोला वन और दूसरे हैं कुलुथुंगा चोला वन।
इन्होंने बस्तर रीजन पे, जो छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन है, उसको भी इन्वेट किया था। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं वैदिक एज। तो भाई ये वैदिक एज का मतलब क्या है? देखिए, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी मोस्ट अग्रीएबल डेट ऐसी मानी जाती है कि 3300 बीसी के अराउंड ये शुरू हुई थी पनपना, और ये इसका खात्मा होते होते 1300 बीसी हो गया था। अर्ली वैदिक जो आपका हरप्पन पीरियड था या इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड था, जो कि यहाँ पे था, इस एरिया में था, वो दो टाइम पीरियड में डिवाइड है। एक है आपकी अर्ली हरप्पन पीरियड और दूसरा है लेटर हरप्पन पीरियड। अर्ली हरप्पन पीरियड की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, ये तो एक मैंने बहुत एक्सटेंडेड टाइमलाइन बताई है, लेकिन जो आप मैप वगैरह देखते हैं उसमें बताया जाता है 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक ये बोला जाता है अर्ली हरप्पन पीरियड रहा, और 1900 से लेकर 1300 जो है वो लेटर हरप्पन पीरियड रहा। हरप्पन पीरियड के समाप्ति होते होते फिर क्या होते हैं, आर्यंस वगैरह आते हैं, बहुत आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी जाती है, फ्लड की थ्योरी दी जाती है, बहुत सारी थ्योरी देते हैं। फिर आता है आपका वैदिक पीरियड शुरू होता है। वैदिक जो पीरियड है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जिसकी अग्रीएबल डेट है वो है 1500 बीसी से लेके 500 बीसी। अगेन ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपका अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को माना जाता है 1500 से लेके 1100 बीसी, और लेटर वैदिक को माना जाता है 1100 से लेके 500 बीसी तक। इसको वैदिक पीरियड क्यों बोला जाता है? तो जो हमारे यहाँ 4 सबसे बड़े वेदास हैं, कौन से हैं वो 4 बड़े वेदास? जैसे ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा। ये चारों वेदास का कंपाइलेशन इसी टाइम पीरियड में हुआ है। अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेदा का कंपाइलेशन हुआ था और बाकी तीनों का हुआ है आपका लेटर वैदिक पीरियड में। इज दैट क्लियर? इसीलिए इसको हम लोग वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं वैदिक पीरियड और भाई छत्तीसगढ़ का क्या इंटरकनेक्शन है। तो सबसे पहली और सबसे थोड़ा सा बुरा लगने वाली बात है कि जो हमारा ऋग्वेदा है उसमें ना ही छत्तीसगढ़ का मेंशन है, ना ही विंध्या के जो माउंटेन्स है ना ही उसका मेंशन है, और ना ही नर्मदा नदी का मेंशन है। तो पेपर में डायरेक्ट जो असर्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें पूछ लिया जा सकता है कि ऋग्वेदा में इनमें से किसी एक चीज का मेंशन है। तो याद रखना, नॉट, दे आर नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। उसके बाद जैसे कि अगर हम बात करते हैं हिंदुइज्म के लिटरेचर की, तो सबसे ऊपर आते हैं आपके वेदास। इनको हम लोग संहिता के नाम से भी जानते हैं। फिर वेदास से एसोसिएटेड होते हैं कुछ ब्रह्मणास, अरण्यक्यास और उपनिषद। तो ऐसे ही एक ब्रह्मणा है जिसका नाम है सतपथ ब्रह्मणा। सतपथ ब्रह्मणा जो है, अगर हम 4 वेदास की बात करते हैं तो उसमें जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद के भी 2 पार्ट हैं। एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उससे एसोसिएटेड एक ब्रह्मणा है जिसका नाम है सतपथ ब्रह्मणा। ये समझ लो किताबें हैं जो किससे एसोसिएटेड है, शुक्ल यजुर्वेद से। इसमें ईस्ट और वेस्ट ओशियन के बारे में मेंशन है, मतलब जो आज का हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है उसका मेंशन है सतपथ ब्रह्मणा में। उसके अलावा जो कौशितकी उपनिषद है, कौशितकी ये शब्द देख रहे हो, ये जो उपनिषद है ये आपका उपनिषद ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। उपनिषद को बोला जाता है एंड ऑफ वेदास, एंड ऑफ वेदास। इसके बाद फिर वेदास का एक तरीके से जो लिटरेचर है वो समाप्ति है, ठीक है। तो जो कौशितकी उपनिषद है उसमें विंध्या माउंटेन रेंज का लेकिन उसमें मेंशन है। आपको पता है हमारा जो सेंट्रल इंडिया है वहां पे आपके सतपुरा और विंध्या और सतपुरा की हिल्स आती हैं, राइट। तो इसी में से कुछ पोर्शन आपके छत्तीसगढ़ से भी पास होता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वैदिक लिटरेचर्स में अगर हम बात करें तो नर्मदा का भले ही मेंशन ना हो, लेकिन एक नदी है रीवा रिवर, तो जो उसका मेंशन है वो कोरिलेट करता है किसके साथ, नर्मदा नदी के साथ। तो ऐसा बोला जाता है वैदिक लिटरेचर में नर्मदा नदी को रीवा नदी के नाम से बोला गया है। अच्छे से ये बात क्लियरली याद रखना कि वेदास में छत्तीसगढ़ का मेंशन कहीं पर भी नहीं है, नो वेयर इट इज मेंशन। आगे बढ़ते हैं। अगर हम पुराण की बात करें, इंडिया में 2 पुराण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर पुराण नहीं, ये तो एपिक्स हो जाएंगे। तो जो पुराण है उसमें कान्हर जो रिवर है, कौन सी कान्हर रिवर, ये इसको रेणु नदी के नाम से लिखा गया है। मतलब जो आज की रेणु नदी है, कहां पे है रेणु नदी? अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। वीडियो पॉज करिए और अभी जवाब दीजिए तो पता चलेगा आप कितना अटेंटिवली देख रहे हो लेक्चर को। रेणु नदी को बोला जाता है रेणुका रिवर, जिसका लोकल नेम है रेणु रिवर। ये आपकी अंबिकापुर
जो अंबिकापुर टाउन है ना, वहां पे ये बहती है। कौन सी? रेणु नदी। उसके अलावा अपर पैलियोलिथिक एरा में आर्यंस आए थे, तो यानी आर्यंस जो है वो छत्तीसगढ़ में भी एंटर किए थे, या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में आए होंगे, ऐसा माना जाता है। तो ये हो गई वैदिक एज। वैदिक एज से ही एसोसिएटेड है दो और एज, एक है रामायण की एज और दूसरी है महाभारत। रामायण एक इंडिया में दो एपिक हुए जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रामायण जो इंडियन एपिक है, ये इसको ऐसा बोला जाता है, ये कंपोज किया गया है 5वीं सेंचुरी के आसपास, 5th सेंचुरी BCE के आसपास, ठीक है। और इसमें पूरी वो राम की कहानी, कैसे वो अयोध्या के प्रिंस थे और ये सारी चीजों के बारे में है। ये संस्कृत में कंपोज की गई थी वाल्मीकि ऋषि के द्वारा, और इसको कंपोज करके उन्होंने इसको पढ़ाया था जो राम जी के दो बेटे थे, लव और कुश, उनको उन्होंने पढ़ाया था। रामायण एरा जो था उसमें छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसाल के नाम से जाना गया, दक्षिण कोसाल के नाम से जाना गया, याद रखना। चलिए यहां से एक क्वेश्चन बना के आप लोगों से पूछ लेता हूं। आप लोग ये बताइए, जो राम भगवान थे ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनेस्टी का नाम बताइए आप लोग, ठीक है। तो वाल्मीकि के द्वारा ये कंपोज की गई, मैंने ये भी बता दिया, 5th सेंचुरी BC में कंपोज की गई है। रामायण के टाइम पे छत्तीसगढ़ को बोला जाता था दक्षिण कौसाल वाला रीजन। ये देख रहे हो, ये कौसाल, यहाँ पे अभी मैं लोकेशंस पे बाद में आऊंगा, पहले आगे की चीज पढ़ा देता हूँ। जो राम की माँ थी, भगवान राम की जो माँ है कौशल्या, वो भानुमंत जो राजा हुआ करते थे उनकी डॉटर थी, और इनका जन्म, जो राम भगवान की जो माँ है कौशल्या, इनका जन्म हुआ था दक्षिण कौसाल वाले एरिया में। बिलासपुर, आज का जो बिलासपुर है, वहां पे एक गांव है कौशाल, वो उस टाइम पे दक्षिण कौशाल का सेंटर हुआ करता था। रामायण में एक जगह का नाम का मेंशन है दंडकारण्य। दंडकारण्य ये वही जगह है जब राम जी एग्जाइल के टाइम पे 14 साल का जो वनवास हुआ था, वो इन्हीं दंडकारण्य के जंगलों में ही आके रुके थे। दंडकारण्य की लोकेशन देखो तो ये है, जहां आज का अपना बस्तर वगैरह वाला एरिया आता है ना, बस्तर, उसके आसपास वाला। उसके अलावा सिवरी नारायण और खरौद, ये दो एरियाज भी आपके क्या कहते हैं, एसोसिएटेड है रामायण से ही। कौन से? शिवरी नारायण और खरौद, क्लियर है। उसके अलावा जो सिरपुर वाला एरिया है, ये महासमुंद में आता है। ये सारी जितनी भी जगह है ना, ये सारी आपके यहाँ नीचे वाले ही लोकेशन में सारी की सारी हैं। दंडकारण्य, यहाँ पे आपका महासमुंद वाला एरिया आ जाता है। तो ये सारी आसपास की ही जगह हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि दंडकारण्य का भी रामायण में मेंशन है, जो आज के आपके छत्तीसगढ़ में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा सिवरी नारायण और खरौंद, ये दो जगह, चलिए मैं वैसे बता सकता हूं, लेकिन ये आप बताइए ये आज के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है छत्तीसगढ़ के हिसाब से। उसके अलावा सिरपुर, जो महासमुंद में एक जगह का नाम है, एक टाउन का नाम है, जिसको उस टाइम पे तुरतुरिया के नाम से भी जानते थे। यहां पे आश्रम हुआ करता था महर्षि वाल्मीकि का, और इसी सिरपुर वाली जगह पे ही उन्होंने, जब राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया था, तो वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आई थी, जो कि कहां पे था? सिरपुर में था। सिरपुर कहां पे है? महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे सीता आके रहने लगी थी और यहीं पे उन्होंने लव और कुश को जन्म भी दिया था। तो देख रहे हो आप किस तरीके से वैदिक पीरियड में जो रामायण या महाभारत का कंपाइलेशन हुआ, कंपोजिशन हुआ, तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, आगे चलें थोड़ा सा और। तो अब आगे अगर हम बात करें, यहां पे जो आपने सुना होगा, अगर आपने रामायण की कहानी सुनी है तो उसमें आपने सुना है कि रावण जो होता है, रावण जो विलन है, वो सीता मैया का क्या करता है? हरण करता है। तो वो हरण जिस जगह से करता है उस जगह का नाम है पंचवटी। पंचवटी जो है वो कांकेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। खरौंद जो है, खरौंद खरभूषण वॉज द किंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज याद रखना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने जैसा कि बताया, रामायण के हिसाब से सीता जी के जो दो बच्चे थे राम और सीता के, लव और कुश, तो लव जो हैं वो किंग बनाए गए, वो राजा बनाए गए थे नॉर्थ कोशाल के, और कुश बनाए गए साउथ सदर्न कोशाल के। जो सदर्न कोशाल के राजा थे कुश, उनकी उस टाइम पे कैपिटल थी श्रावस्ती, और जो सदन श्रावस्ती वाला एरिया था उसको कौशस्थली बोला जाता था। श्रावस्ती आज के उत्तर प्रदेश में आता है, और ये जो कौशस्थली है ना, ये पुराना नाम है द्वारका का, ऐसा बोला जाता है, बट डू चेक इट।
बट मैप की लोकेशंस के हिसाब से देयर इज मे बी सम मिसमैच, बट लेकिन मैं तो अभी अपनी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बता रहा हूं। श्रवस्ती आपका यूपी में आता है, और कौशस्थली ये द्वारका वाली जो जगह है ना, उसका पुराना नाम हुआ करता था कौशस्थली। लेकिन यहां पे ऐसा बोला गया है कि जो सदन कौशाल वाला एरिया है, यानी दक्षिण कौशाल वाला एरिया है, उसके राजा जो कुश भगवान थे, उनको वो राजा हुआ करते थे। और जो लव नॉर्थ कौशाल यानी उत्तर कौशाल के जो राजा लव थे, उनकी कैपिटल थी साकेत और अयोध्या, अगेन यूपी के पोर्शन है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ वॉज सिचुएटेड इन सदर्न कौशाल, यानी जो जहां पे कुछ राजा थे वो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। ठीक है, तो प्लीज इन सारी चीजों को अच्छे से याद कर लेना। ये सारी जगह पंचवटी, यानी ये कांकेर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए पंचवटी, ये जो है ना कांकेर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो गया। यहीं पे आपका आता है दंडकारण्य, क्लियर है। ये महासमुंद वाला एरिया हो गया। तो महासमुंद में अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, सिरपुर, जहां पे महर्षि वाल्मीकि ने सीता मैया को वो अपने आश्रम में रुकने की जगह दी थी। ठीक है, उसके अलावा यहां पे अगर अपन और कुछ लोकेशंस देखते हैं तो देखिए, जैसे मैंने बताया कौशाल वाला एरिया ये हो गया, श्रवस्ती ये रहा आपका। ठीक है, श्रवस्ती यूपी में आता है, ये याद रखना। अयोध्या उसके थोड़े से पास में, ये आपका अयोध्या वाला पोर्शन हो गया। तो थोड़ी सी लोकेशंस, पंचवटी ये रहा आपका। प्रतिस्थान वही जगह है जहां पे सतवाहना डायनेस्टी जो थी उनकी ये कैपिटल हुआ करती थी, प्रतिस्थान। एक प्रतिस्थान इनकी कैपिटल हुआ करती थी सतवाहना डायनेस्टी की, आगे बात करेंगे। और दूसरी अमरावती। ऐसे ही आपने ये किष्किंधा कांड भी सुना होगा रामायण में, क्या सुना है? चलिए आप इसके बारे में मुझे बताना कि क्या है किष्किंधा कांड। ठीक है, हस्तिनापुर, विदह, सीता मैया इन्हीं की बेटी थी ना, राजा विदह की। तो ये सारी लोकेशंस को आप अच्छे से याद रखिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गई हमारी रामायण की एज के बारे में बात। कुछ जगह जो इंपॉर्टेंट है स्पेशली रामायण एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि रामगढ़ केव, ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ये सबसे ऊपर वाली डिस्ट्रिक्ट। चित्रकूट ये बस्तर में आता है, चित्रकूट ये चित्रकूट वाला एरिया हो जाएगा। फिर गणकूट ये अगेन ये बस्तर में है। फिर राम झरना ये भूदेवपुर में है, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लोकेटेड है आपका। उसके अलावा दंडकारण्य ये बनवास वाला, एक तरीके से कांकेर वाला जो एरिया है वहां पे दंडकारण्य है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोट है जो याद रख लीजिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ रीजन में गाने गाए जाते हैं जिनको बोलते हैं फूल बसन या फूल बसन। ये रामायण से रिलेटेड है, तो याद रखना फूल बसन सॉन्ग्स जो हैं वो रामायण से एसोसिएटेड हैं। क्लियर हो गया? रामायण की एज समाप्त होती है। अब महाभारत की बात करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा ये इन सारी चीजों में कॉन्ट्रोडिक्शन है। लोग बाग बोलते हैं रामायण पहले लिखी गई, कोई बोलता है महाभारत पहले लिखी गई। तो मैं तो एक छोटी सी बात बताता हूं। देखिए रामायण की जो ओरिजिनल घटनाएं हैं वो मुझे ऐसा लगता है पहले हुई होंगी, क्योंकि विष्णु जी के अवतार बोला जाता है राम को, और ये 8वें अवतार थे। इनके बाद कृष्ण जी आए, तो कृष्ण जी बाद में आए, तो इसका मतलब जो महाभारत का युद्ध हुआ होगा वो बाद में हुआ होगा, समथिंग लाइक दैट। बाकी आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है, जज योरसेल्फ। महाभारत एज ऐसा बोला जाता है ये वो टाइम पीरियड रहा होगा, ये 10वीं सेंचुरी बीसी में कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई होगी, यानी जो आयरन एज है इंडिया में उसका टाइम पे, क्योंकि आयरन एज इंडिया में शुरू होती है कुछ 1100 बीसी से, यानी 10th सेंचुरी बीसी से। ठीक है, मतलब पहले बीसी आता है फिर एडी आता है, याद रखना। जो इस एपिक की सेटिंग है वो आयरन एज यानी वैदिक पीरियड के बारे में बताती है। और जो कुरु किंगडम हुआ करता था वो उस टाइम पे उसके बारे में बात करते हैं, कुरु जो किंगडम था। ठीक है, हस्तिनापुर, कुरु, यहां कहीं की जो लोकेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब अगर हम बात करें, एक जगह हुआ करती थी उस टाइम पे, जैसे अभी मैंने आपको लोकेशन में कौशाल वाला एरिया बताया था ना, तो प्रक कौशाल जो एरिया था वो सहदेव के द्वारा जीता गया था, जो कि छत्तीसगढ़ रीजन में आता है। प्रक कौशाल जो छत्तीसगढ़ रीजन में आता है वो सहदेव के द्वारा जीता गया था। जो अरण्य वाला एरिया है, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है, उसको कंथर जो भी आपको समझ में आ रहा है उस नाम से इसको बोला जाता था। ठीक है, अरण्य एरिया माने फॉरेस्ट एरिया जो है। उसके अलावा जो कर्ण ने कौरवों को जीत दिलाई थी,
वहां पे भी कौशाल जनपद का मेंशन है, यानी जो महाभारत की एपिक है ना उसमें कौशाल जनपद का मेंशन है, यानी छत्तीसगढ़ एरिया का मेंशन है। सिमिलरली जो छत्तीसगढ़ के जंगल के एरिया है, तो जो महाभारत की पूरी किताब लिखी गई है, एपिक लिखी गई है, उसमें कंथर का, कांथार उसका मेंशन है, कांथर या कंथर। उसके अलावा प्रक कौशाल ये भी छत्तीसगढ़ का ही एरिया है जो छत्तीसगढ़ में फॉल करता है। अगेन जो किंग नल थे तो जब वो क्या कहते हैं साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहे थे, तो उनके भी जो जब वो लिखा गया है, जो पूरी कथा लिखी गई है, उसमें भी कौशाल का बारे में बताया गया है। मेंशन द नेम ऑफ कौशाल टूवर्ड द साउथ ऑफ विंध्यास। उसके अलावा ऋषभ तीर्थ जो है इज ऑल्सो इलस्ट्रेटेड विथ द प्लेस इन जंजगिर डिस्ट्रिक्ट। ऋषभ तीर्थ आपको पता होगा, जैनिज्म आप लोगों ने सुना है, जैनिज्म में तीर्थांकर्स होते हैं। जैसे सबसे आखिरी तीर्थांकर महावीर थे, 24th तीर्थांकर थे। तो जो सबसे पहले तीर्थांकर थे वो थे आपके ऋषभदेव। तो ऋषभदेव तीर्थ जो है वो फॉल करता है जांजगीर डिस्ट्रिक्ट में। जांजगीर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, गुंजी करके नाम है, गुंजी, जो शक्ति तहसील में आता है, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट। ये 28th डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट हैं। चलिए यहां से एक क्वेश्चन बना लेता हूं, ये बताइए छत्तीसगढ़ में कितने डिविजन्स हैं। अगर हम बात करें, ये जो क्वेश्चन इसका आपको पता होना चाहिए कि महाभारत का कंपाइलेशन कब हुआ होगा, तो ये 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी CE में कभी भी हो सकता है। ठीक है, ओरिजिनल इवेंट जो है वो 9th या 8th सेंचुरी BC के हैं, यानी ये 400 BC यानी 4th BC लिखा हुआ है। ठीक है, अब लोकल ट्रेडिशंस के हिसाब से अगर कुछ बातें करें महाभारत और रामायण एज की, तो देखिए महाभारत एरा में जो छेदी डायनेस्टी हुआ करती थी, छेदी डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जो कि कलिंग में, कलिंगा वाला एरिया था ना, उनकी जो डायनेस्टी थी दैट इज छेदी डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी के किंग हुआ करे शिशुपाल। तो आपने सुना होगा शिशुपाल वध, सुना है, जो कृष्ण जी के द्वारा किया गया था। तो महाभारत एरा का जो छेदी किंग शिशुपाल हैं, उनको श्री कृष्ण ने मारा था। अब जो लैंड ऑफ छेदी था वो उस टाइम में किस राजा के अंदर आता था? बब्रू बहान या बब्रू भवन, जो भी आप बोल लीजिए, जो कि अर्जुन के बेटे थे, और इनकी कैपिटल हुआ करती थी सिरपौर। उस टाइम पे इसको बोलते थे चित्रांगदापुर। अब ये देखिए सिरपुर का बार बार मेंशन आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दें। ये रहा आपका सिरपुर और ये रहा आपका पूरा महासमुंद डिस्ट्रिक्ट। ये महासमुंद डिस्ट्रिक्ट है जो कि उड़ीसा के साथ कनेक्शन यानी टच में है। उसके बगल में आपका रायपुर जो कैपिटल है और बलौदा बाजार ये रहा। ठीक है, तो याद रखना महाभारत में छेदी किंग शिशुपाल को मारा गया कृष्ण जी के द्वारा। फिर यहां पे राजा बनाया गया अर्जुन के बेटे जिनका नाम है बब्रू बहान या बब्रू भवन, और इनकी कैपिटल हुआ करती थी सिरपुर। सिरपुर ये रहा वो एरिया जो महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और उस टाइम पे सिरपुर का पुराना नाम था चित्रांगदापुर। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स में, क्लियर हो गया होगा आप। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे काफी फेमस, अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं ये, जिनका नाम था पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे, इनके द्वारा ऋषभ देवा गुंजी रिकॉर्ड, मतलब गुंजी एक जगह है, गांव है, कहां पे है ये? जांजगीर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहां के जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं ऋषभ देव नाम से, जिसको बुक ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भी इसका मेंशन आता है। उसके अलावा महानदी, महाभारत एज में जो महानदी थी, मतलब महानदी आपको पता होगा, महानदी जो है छत्तीसगढ़ में टोटल 5 रिवर बेसिन्स हैं। महानदी, गोदावरी, फिर आपका आ जाता है ये गंगा, नर्मदा, और फिर आता है ब्रह्मणी। ये 5 बेसिन्स हैं। तो जो महानदी है, यानी महानदी छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट नदी है। महाभारत एज में इसके अलग अलग नाम हुआ करते थे, जैसे ऋषिकुल्या, जयरेव, कनक नंदनी, महानंदा, नीलोत्पाल और मंदवाहिनी। तो ये पेपर में डायरेक्टली आ सकता है कि ये जो नाम है ये किसके नाम है। तो ये महानदी के नाम है, जो कि महाभारत एज में इसको इन नामों से बुलाया गया है। ठीक है, क्या है? ऋषिकुल्या नदी, जयरेव, कनक नंदनी, महानंदा, नीलोत्पाल, मंदवाहिनी। क्लियर हो गया? चलो, हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया वैदिक पीरियड खत्म होता है आपका कहां पे आके 500 बीसी पे, फिर 500 या 600 बीसी, क्योंकि भैया कंप्लीट एक्सेप्टेंस तो है नहीं टाइमलाइन पे किसी की भी हिस्टोरियंस की। ऐसा माना जाता है जो 600 बीसी से लेके 300 बीसी तक का टाइम पीरियड था, ये है हमारे यहां महाजनपदा पीरियड। महाजनपदा पीरियड ये वही पीरियड है जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टोटल 16 महाजनपदास का एग्जिस्टेंस हुआ। ये 16 महाजनपदास यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कंबोज, गांधार, और फिर ये फैलते फैलते ये इतने सारे हैं, ठीक है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कुरु डायनेस्टी की, तो कुरु डायनेस्टी ये रहा आपका, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये महाजनपदा एज में ही दौरान, इसी एज के दौरान आपके दो बड़े बड़े, मतलब महाजनपदा एज में दो, मतलब वैसे तो बहुत सारे रिलीजन आए, दो रिलीजन काफी इंपॉर्टेंट और काफी समय तक रहे, जैसे एक बुद्धिज्म और एक जैनिज्म। उसके अलावा आजीविका सेक्ट्स आए और भी दुनिया भर के बहुत सारे रिलीजन आए। तो इसको इसीलिए इस जो महाजनपदा पीरियड है उसको हम लोग बुद्धा एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये महाजनपदा एज हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं, कुछ टेक्स्ट हैं बुद्धिज्म के, एक है जैसे अब्दन शातक। क्या है अब्दन शातक? इसमें ऐसा बोला गया है कि महात्मा बुद्ध जो थे वो दक्षिण कोशाल वाले एरिया में आए थे और उन्होंने 3 महीने सिरपुर जगह पे रहे थे। सिरपुर कहां पे, अब आपको पता है, महासमुंद एरिया में। तो ये यहाँ पे आके 3 महीने रहे थे। और ये जो बुद्धा जी की जर्नी है इसको कोई और भी कंफर्म करता है। कौन कंफर्म करता है? ह्यून सेंग। ये एक चाइनीज ट्रेवलर थे जो इंडिया में आए थे। उन्होंने इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि बुद्धा की जर्नी यहाँ पे कभी ना कभी रही होगी। चलिए ये बताइए, ह्यून सेंग जो हैं वो किस डायनेस्टी के कार्यकाल में आए थे इंडिया विजिट पे या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने बना दिया, ठीक है। उसके अलावा जो मतलब 6th सेंचुरी बीसी था, तो ऐसा बोला जाता है उसके दौरान छत्तीसगढ़ में बुद्ध धर्म का इस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा। बहुत सारी साइट्स हैं जिनको एक्सकवेट किया गया, जैसे मल्हार आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहां से हमें बुद्धा के टाइम के स्कल्पचर मिलते हैं, मतलब मूर्तियां मिलती हैं। और बिहार क्या है, देखिए बुद्धिज्म में 2 रॉक कट आर्किटेक्चर किए गए, मतलब एक तरीके से रॉक शेल्टर्स बनाए गए, केव्स बनाई गई, ऐसे समझ लीजिए। ये 2 केव 2 टाइप की होती हैं, एक को बोला जाता है बिहार और दूसरे को बोला जाता है चैत्य, ठीक है। चैत्य का मतलब है ये ऐसी वाली गुफाएं होती थी या रॉक शेल्टर, यानी गुफा बना दी या रहने की जगह बना दी, ये वो वाली जगह होती थी चैत्य जहां पे पूजा की जाती थी। मतलब एक तरीके से मोनेस्ट्री समझ लीजिए, यहाँ पे क्या रहता था, स्तूपा वगैरह रहता था और पूजा की जाती थी। और बिहार ऐसी गुफाएं होती थी जहां पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो रहा करते थे। तो जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मल्हार गांव है, वहां पे बुद्धा के समय की स्कल्पचर यानी मूर्तियां मिलती हैं और बिहार मिलते हैं। उसके अलावा बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में कुछ जगह हैं जैसे सिरपुर, तुरतुरिया, तुमन, खलारी और बस्तर में एक भोंगपाल करके जगह है, वो सारी जगह। तो याद रखना ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड कुछ प्लेसेस हैं जो छत्तीसगढ़ में पाई गई हैं या एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बुद्ध एज या महाजनपदा पीरियड की छत्तीसगढ़ की क्या कहानी थी। अब क्या होता है महाजनपदा पीरियड में, जैसे मैंने बताया 16 किंगडम हुआ करते थे, इनमें से एक किंगडम उठता है, मतलब सबसे बड़ा महा किंगडम बन जाता है, मतलब सारे किंगडमों को हटा देता है, दैट इज मगध। मगध सबसे बड़ा किंगडम बन गया पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। इसने बाकी के सारे किंगडम्स को सबसाइड कर दिया, ओवर पावर कर दिया। तो मगध डायनेस्टी के जो मगध एम्पायर था, इसमें सबसे पहले आती है हरनक्या डायनेस्टी। हरनक्या डायनेस्टी, और हरनक्या डायनेस्टी के बाद आती है आपकी फिर और भी डायनेस्टी आती है, जैसे नंदा डायनेस्टी आती है। नंद डायनेस्टी को खत्म करने के बाद आती है मौर्य डायनेस्टी। तो वो पीरियड के तो बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सीधी आ गए मौर्य पीरियड पे। तो मौर्य डायनेस्टी का और छत्तीसगढ़ का क्या कनेक्शन है? अशोका के द्वारा छत्तीसगढ़ वाले एरिया में भी काफी बुद्धिस्ट स्तूपा बनाए गए हैं। स्तूपा क्या होते हैं? इस टाइप का एक माउंड, ये फ्यूनरी माउंड्स होते हैं जहां पे ओरिजिनली जो बुद्ध भगवान थे उनकी जो राख थी उसके 8 जगहों पे 8 ऐसे स्तूपा बनवाए गए जहां पे उनकी राख रखी गई और 9वें स्तूपा में उनका कलश रखा गया जिसमें वो राख लेके गए थे। उसके बाद ये स्तूपास इतने फैशन में आए कि जो अब बुद्धिज्म में जो बोधिसत्वास होते हैं, एक तरीके से समझ लो बहुत बड़े बड़े गुरु
जिनको एक तरीके से मोक्ष मिल चुका है, निर्वाण मिल चुका है, वो तो उनकी एशेस के ऊपर ये स्तूपास बनाए जाते हैं। तो अशोका ने ये ट्रेडिशन शुरू किया था और उन्होंने इस एरिया में भी काफी स्तूपास बनवाए हैं। उसके अलावा ये तो हो गई मौर्य डायनेस्टी की बात कर रहे थे, और जैसे बताया मौर्य डायनेस्टी से पहले थे आपके नंद वंश यानी नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी के भी कॉइन्स छत्तीसगढ़ पोर्शन से या छत्तीसगढ़ के रीजन से मिलते हैं। ये कॉइन कहां पे पाए गए नंद वंश के, जैसे रायपुर, तारापुर, आरंग, उड़ेला। और ये जो कॉइन्स पाए गए हैं इनका जो वेट है वो है 12 रत्ती। उसके अलावा मौर्यन डायनेस्टी के कॉइन पाए गए छत्तीसगढ़ से, जैसे कि अकलतारा, ताथरी, बार, मल्हार बिलासपुर में है। तो ये सारे जो कॉइन्स पाए गए, इससे हमें ये सबूत मिलता है या ये चीज प्रूव होती है कि छत्तीसगढ़ पे मौर्यन डायनेस्टी का भी साम्राज्य स्थापित रहा होगा। उसके अलावा जो कौतल्य यानी जो विष्णुगुप्ता थे, यानी जो चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नंदा डायनेस्टी को रिप्लेस करके राजा बनाया था, तो कौतल्य की अगर बात माने तो उस टाइम पे 5 कॉइन्स चला करते थे, 5 डिफरेंट साइंस के साथ। मतलब जो कॉइन है उसके ऊपर कुछ कुछ अलग अलग चीजें बनी हुई होती होंगी, जैसे एलिफेंट, बुल, आइस सराउंडेड बाय डॉट्स, 2 बुल्स कल्टिवेटिंग लैंड। तो ऐसे अलग अलग साइंस के साथ 5 कॉइन्स चला करते थे और वो यहां से पाए गए हैं। उसके अलावा एंशिएंट टाइम की एक डांस क्लास यानी नृत्य यानी डांस करवाने वाली क्लास है, जो सीता बेंगरा के नाम से केव्स हैं, वो उसके लिए फेमस है, जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना, सीता बेंगरा और जोगी मर्रा केव्स दोनों आस पास में ही हैं। सीता बेंगरा जो केव्स हैं वो क्यों फेमस हैं? वो इसलिए फेमस है क्योंकि ये वर्ल्ड की मोस्ट एंशिएंट डांस क्लास के नाम से मशहूर है। ये वही जगह है जहां पे सीता मैया, राम भगवान और लक्ष्मण आके रुके थे, इसीलिए इसे सीता बेंगरा के नाम से जाना जाता है। जोगी मर्रा केव्स, जो ये दोनों ही केव्स याद रखना सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो जोगी मर्रा केव्स हैं, यहां से मैं अशोका के टाइम की काफी राइटिंग्स मिलती हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट वगैरह मिलती हैं, और उसमें पता है क्या लिखा हुआ है? उसमें एक नाम है सुतनूका का। सुतनूका ये एक दासी का नाम था, जो कि देवदत्त राजा होते थे, उनके संग प्रेम की कहानी का वर्णन मिलता है, जो कि अशोका के टाइम की राइटिंग है, अशोका के टाइम की है। ठीक है, पाली लैंग्वेज में है और स्क्रिप्ट जो है इसकी वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। क्लियर है? तो ये है हमारा मौर्यन डायनेस्टी और छत्तीसगढ़ का रिलेशन, कि कुछ कॉइन्स वगैरह मिलते हैं। कॉइन्स किस जगहों से मिलते हैं तो ये याद रख लेना, अकलतारा, तथहरी और बार, मल्हार। ठीक है, उसके अलावा नंदवंश के भी कॉइन्स मिलते हैं और बुद्धिस्ट स्तूपास भी मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे जैसे ही क्या होता है, ये डायनेस्टी चलती है आपकी मौर्यन डायनेस्टी, फिर उसके बाद इंडिया में क्या होते हैं, कुछ ग्रीक इन्वेजन वगैरह होते हैं, जैसे साकाज आ जाते हैं, कुशांस, साका तो बाद में आई नहीं, हाँ शाकाज आते हैं, कुशांस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो मीनवाइल जो साउथ का पोर्शन है वहां पे एक डायनेस्टी पनप रही थी, जिसको हम लोग जानते हैं सतवाहना डायनेस्टी के नाम से। ये 120 बीसी से लेके 300 सेंचुरी तक ये पिक्चर में आती है। ठीक है, सतवाहना डायनेस्टी जो है ये एक आंध्रास की डायनेस्टी है, और इसकी 2 कैपिटल रही हैं, एक प्रतिस्थान और दूसरी अमरावती। यहाँ पे लोकेशन देखोगे तो ये अमरावती है और यहाँ पे आपका कहीं पे प्रतिस्थान आता है। और ये जो सतवाहना एम्पायर भी है, ये भी 2 टाइप में आता है, अर्ली सतवाहना डायनेस्टी और लेटर सतवाहना डायनेस्टी। ठीक है, तो मौर्यन की समाप्ति होती है छत्तीसगढ़ के एरिया में, और वहां पे अब कब्जा कर लेते हैं सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना के किंग थे अपीलक। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, ये बताइए सतवाहना डायनेस्टी के राजा, फाउंडर का नाम बताइए, किसने सतवाहना डायनेस्टी को फाउंड किया था? एक नाम है, एस से शुरू होता है, वो नाम बताना आप लोग। ठीक है, अच्छा, सतवाहना जो किंग है एक अपीलक, उनकी करेंसी, उसके टाइम पे जो करेंसी या कॉइन्स चलते थे वो मिलते हैं हमें। कहां से मिलते हैं? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है बालपुर, वहां से। कौन सा? अपीलक करेंसी। उसके अलावा जांजगीर चांपा जो 28th डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, वहां पे एक गांव है किरारी, वहां से हमें वुडन पोस्ट मिलता है, और ये वुडन पोस्ट है सतवाहना डायनेस्टी का, ऐसा माना जाता है। उसके अलावा बहुत सारी जगहों से कॉपर कॉइन्स मिलते हैं जो कि सतवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं।
उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए इन जो भी कॉइन्स वगैरह होते हैं ना, दीज आर दी जो न्यूमिस्मेटिक होती है ना, न्यूमिस्मेटिक एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम लोग कॉइन्स की स्टडी करके हिस्ट्री का पता लगाते हैं। तो जैसे सतवाहना डायनेस्टी के जो कॉइन्स हुआ करते थे वो स्क्वायर शेप में हुआ करते थे, तो आप देख रहे हो ये स्क्वायर शेप के हैं। और इनमें खास बात ये थी कि इनके ऊपर जो डिजाइनिंग की जाती थी, इनके ऊपर हाथी बनाते थे वो लोग, और बैक साइड में या तो डांसिंग गर्ल होती थी या स्नेक हुआ करता था। तो आप देख रहे हो जैसे ये हाथी है, ये यहाँ पे स्नेक है, ये डांसिंग गर्ल है। तो सतवाहना के कॉइन्स मिलते हैं और ये उनके बारे में कुछ खास बात है। जो यहाँ पे जो सतवाहना कॉइन्स मिलते हैं उनमें क्या खास बात है वो मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो तालेगांव एरिया है वहां पे एक जगह है बुद्धिखर। पहले तो बिलासपुर की लोकेशन देख लो, ये रहा आपका बिलासपुर, यहीं पे आपका मल्हार है। मल्हार जो विलेज जो बार बार मैं बता रहा हूं ना, मल्हार वही जगह है। कौन सी जगह है मल्हार? अभी थोड़ी देर पहले मेंशन हुआ था, आई स्किप्ड इट। आप लोग सोचिए किस लिए मैंने मेंशन किया था थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो जो बुद्धिखर जगह है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहां पे हमें रिटिन स्कल्पचर्स मिलते हैं सतवाहना डायनेस्टी के, मतलब ऐसी मूर्तियां जहां जिसपे कुछ लिखा गया है। ठीक है। उसके अलावा जो जांजगीर चांपा ये रहा वो एरिया। ठीक है। जांजगीर चांपा जो एरिया है, यहां पे एक तहसील है सक्ती और वहां पे एक गांव है गुंजी विलेज, जिसके लिए मैंने अभी पंडित लोचन पांडे का मेंशन किया था ना। तो जिनका जो ऋषभ देव जी का रिटन रिकॉर्ड है वो पाया गया था। तो मैं वही बता रहा था कि जो जांजगीर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सतवाहना डायनेस्टी के एक राजा किंग कुमार वरदत्ता, उनके इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं। उसके अलावा सतवाहना डायनेस्टी के ही दौरान के हमें रोम में जो उस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स हैं वो पाए गए हैं। तो इससे में ये पता चलता है कि जब सतवाहना डायनेस्टी स्थापित हुई होगी छत्तीसगढ़ एरिया में, तब ट्रेड किया जाता था किसके साथ? रोम के साथ। तो ये हमें ट्रेड रिलेशंस के बारे में बताते हैं कि छत्तीसगढ़ का ट्रेड रिलेशन। उसके अलावा रोम में हमें गोल्ड कॉइन्स, ये वाली बात बता चुका हूं। उसके अलावा हमें कुछ गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं बिलासपुर और चक्रवेदा जगह से। ठीक है, ये भी बिलासपुर में ही आती है चक्रवेदा। उसके अलावा इसी पीरियड में जो ग्रीक एक ट्रेवलर हुए टॉलमी, वो भी छत्तीसगढ़ आए थे। तो याद रखना टॉलमी जो हैं वो छत्तीसगढ़ आए थे। चलिए यहां से एक क्वेश्चन बना देता हूं। आप ये बताइए, इंडिया में काफी ट्रेवलर्स आए, ठीक है, बहुत सारे ट्रेवलर्स आए, ह्यून सेंग, आई सेंग, मेगास्थनीज, टॉलमी, है ना। तो आप ये बताइए इंडिया में ऐसा कौन सा ट्रेवलर था जो फर्स्ट ट्रेवलर था, जो सबसे पहले आया था? क्योंकि देखिए ट्रेवलर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके जो रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं इंडिया में, भले ही हमने उनको मेंटेन ना किया हो, लेकिन जब ये अपने घरों पे, अपनी जगहों पे वापस गए तो वहां पे इन रिटर्न रिकॉर्ड से हमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है और इसलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रेवलर है जो इंडिया में आया, बताइए वो कौन था? इतना बता देता हूं, अलेक्जेंडर, या फिर अलेक्जेंडर का जो उन्होंने अपॉइंट किया था अपना, क्योंकि अलेक्जेंडर तो आके वापस चला गया था और फिर उसने अपने चीफ्स को अपॉइंट कर दिया था। तो सेल्यूकस निकेटर जो थे, उन्होंने अपना क्या कहते हैं पहला एम्बेसडर भेजा था, जिसको हम लोग फर्स्ट ट्रेवलर के नाम से भी जानते हैं। उनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? तो मैंने ये काफी क्वेश्चन आपसे आज पूछ लिए, इन सारे, जैसे राम भगवान किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, दंडकारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, इंडिया में आए हुए सबसे पहले फर्स्ट ट्रेवलर का नाम बताइए, सतवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या है, राइट। तो ऐसे करके मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, आप उन क्वेश्चंस के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना। और ये लेक्चर को देखने के बाद आप इसका रिव्यू करना मत भूलना कि आपको ये लेक्चर लग कैसे रहे हैं और आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। बाकी इसी चीज के ऊपर मैंने क्विज बनाई है, स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के ऊपर, जो मैंने स्ट्रीट जीरो की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आप वहां पे जाके उसको अटेंड कर लीजिए। इज दैट क्लियर? तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। और ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में बात। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग गुप्ता डायनेस्टी और छत्तीसगढ़ का रिलेशन, या वाकाटका डायनेस्टी और छत्तीसगढ़ का रिलेशन। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये जो लेक्चर है काफी पसंद आया होगा और ये जो छत्तीसगढ़ की जीके की लेक्चर सीरीज है वो आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट आता है,
तो आप डायरेक्टली मुझसे इस ईमेल आईडी पे मेल करके अपने डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। प्लस आप लोग अपनी तरफ से जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, प्लीज आप उन क्वेश्चंस के जवाब दें और अपना पार्टिसिपेशन शो करें। अगर आपको और कोई भी डाउट हो, चाहे प्रिपरेशन रिलेटेड हो, एग्जाम रिलेटेड हो, तो भी आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। आपको एक ही काम करना है, एक तो आपको अपने रिव्यूज छोड़ने हैं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है या ये लेक्चर कैसा लगा। तो ये आप अपने रिव्यू लाइक, डिसलाइक या कमेंट करके दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप अगर आपको कोई भी कंटेंट या रिसोर्सेज या पीडीएफ वगैरह को एक्सेस करना है, तो आप स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट जो कि www.straight0.in है, उस पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर सो पेशेंटली। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। देखते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड 10 विदानिया।